हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, खा पी कर मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार का हम इतिहास शुरू किए हैं, उसमें प्राचीन इतिहास का ये सीरीज है। आज हम लोग का सीरीज लेक्चर 2 है। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है और क्या हम लोग को ध्यान में रखना है। तो चलते विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए हुए इसको पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले तो एक वर्ड मैं यहाँ पे आपके लिए सिलेक्ट किया हूं कि इतिहास क्या होता है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हो गया कि इतिहास क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक संवाद है। ये एक संवाद है, एक डायलॉग है। ये अतीत के बारे में और वर्तमान के बारे में। वर्तमान और अतीत, ये अतीत का मतलब पास्ट हो रहा है, इसका मतलब करंट हो रहा है, अभी का। ये दोनों के बीच में कभी इतिहास मतलब कह सकते, कभी डायलॉग जो हुआ जिसका हिस्टोरिकल महत्व है, या कह सकते हैं कि उसका कुछ ना कुछ हमारे हमारे में कहीं ना कहीं उसका मूल्य है, तो वो डायलॉग कहीं ना कहीं हमारा हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है या हिस्ट्री कहला जाता है। अब ऐसे भी ये हिस्ट्री जो वर्ड है हिस्टोरिया से मिलकर बना है। हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी शब्द है। ग्रीक वर्ड है या यूनानी शब्द है। इसका अर्थ होता है जांच करना, या जांच करना, या कह सकते कि चेक करना। इसको और बेहतर से अगर बताऊं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सर, अगर कोई कोई पास्ट में कोई चीज घटना घट गई है तो उसका हम जांच करेंगे सर। जांच करने के बाद क्रमबद्ध रूप से उसको इकट्ठा करेंगे, और जांच में क्रमबद्ध रूप से इकट्ठा करने के बाद जो हमें जानकारी प्राप्त होगी, वो इतिहास कहलाता है। जैसे भारत का इतिहास दो पार्ट में मिलकर आप देख सकते हैं। जैसे पुरातात्विक स्रोत के आधार पर देख सकते हैं, साहित्यिक स्रोत के आधार पर देख सकते हैं। कहेंगे कि इसे दो पार्ट में बांटा गया है, इसे दो पार्ट में बांटा गया है। ये कहने का क्या अर्थ हुआ कि बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो स्रोत हमारे यहाँ उपलब्ध है। सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब हुआ वो काल जिसका साक्ष्य लिखित रूप में नहीं है, दूसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब हुआ जिसका साक्ष्य लिखित रूप में है। जैसे 1000 ईस्वी से लेकर के अभी तक जो भी हो सकता है, जो बिहार के बारे में जानकारी देता है, वो इतिहास जानने के स्रोत में से आ जाएगा दोस्तों। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। इसका पीरियड दिया हुआ है प्राग ऐतिहासिक काल का कि 10 लाख से 1000 BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को हम लोग बीसी या ईसा मसीह के काल के पहले को ईसा पूर्व बोलते हैं। तो 10 लाख से 1000 वर्ष पूर्व का है, उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसको भी कई खंडों में, कई भागों में इसको तोड़ा गया है दोस्तों। पाषाण काल का मतलब हुआ पत्थर का काल, जिसमें मुख्य रूप से पत्थर का प्रयोग किया जाता है। इसको पैलियोलिथिक एज आप अंग्रेजी में कह सकते हैं। कहेंगे कि इसमें नंबर 1 है पूरा पाषाण काल। पूरा का मतलब और उसमें भी सबसे पुराना, यानी कि पाषाण काल में भी सबसे पुराना। ये आपको पीरियड, जो आपको ये पीरियड मिलेगा वो 10 लाख से 11,000 BC के तक ये मिल जाएगा। दूसरा कि ये आखिर बिहार में कहाँ से मिलता है, तो कहेंगे मुंगेर, जिसको हम लोग अंग महाजनपद के रूप में आगे देखेंगे। सारण है, सारण एक शहर का नाम है, जो कि कह सकते, सॉरी, एक जिला का नाम है, जो कि हाजीपुर से उधर यानी कि पश्चिम में गंडक नदी जहाँ मिलती है वहां पे एक सारण है, वो जिला है, जहाँ का छपरा प्रमुख शहर है। तो वो कह सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं पूरा पाषाण कालीन स्थल है। फिर हम लोग कहेंगे कि वैशाली गंगा के उस पार वाला जो इलाका है, और कह सकते हैं कि जो मुजफ्फरपुर से इधर का जो इलाका है उसको हम लोग वैशाली बोलते हैं। फिर पटना जिला, नालंदा, इन सबसे पूरा पाषाण कालीन कुछ न कुछ पाषाण औजार जरूर मिले हैं। यहाँ पर लिखा है या पाषाण औजार। अब आते हैं मध्य पाषाण काल में, जो कि 11,000 से लेकर के
6000 BC तक। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ये 10,000 लिखिएगा तो ये वेरी करेगा, आप ध्यान रखिएगा कि 11,000 से 6,000 BC तक के जो बिहार में काल रहा है उसको मध्यपाषाण काल, जैसे मुंगेर से, नालंदा से, ये सारे जगहों से मिला है, पुरातात्विक स्थल मिले हैं। उससे पत्थर के औजार कह सकते हैं कि कुल्हाड़ी वगैरह ये सब मिले। फिर हम आपको बताते हैं नवपाषाण काल में आते हैं, नवपाषाण काल में आते हैं जो कि 4,000 6,000 से लेकर के 4,000 BC तक है। जैसे चेचड़ है, चेचड़ आपको वैशाली में पड़ जाएगा, चेचड़ आपको वैशाली में पड़ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बिहार में ये पाषाण काल रहा है, तो कहेंगे कि नवपाषाण काल का जो पीरियड है, जो ये 6,000 से 4,000 BC तक है, ये कहाँ कहाँ से इसके साक्ष्य मिले? तो चेचर से मिला है। आपसे क्वेश्चन करेगा चेचर कहाँ है? वैशाली। चेचर कहाँ है? वैशाली। फिर कहेगा चिरांद, चिरांद लिखा हुआ है, तो चिरांद कहाँ है? सारण। कहाँ? सारण। कभी मैच करने के लिए दे देता है। भीम बांध, ये तो हम लोग ज्योग्राफी में भी याद करते हैं, तो भीम बांध कहाँ है? तो मुंगेर में। फिर सेनुआर जगह कहाँ है? तो रोहतास में, रोहतास में, रोहतास सासाराम। ठीक है, तो कहेंगे इसके बारे में एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिखा है कि चिरांद में घाघरा नदी आकर के गंगा में मिलती है, घाघरा नदी आकर के गंगा में मिलती है। मान लिया जाए कि हम थोड़ा ये बिहार का कल्पना किए, हालांकि बहुत बढ़िया नहीं बनाए, लेकिन फिर भी आपके समझने के लायक। ये देखिए गंगा है, ये ऊपर से ये गंडक रिवर आ रही है, गंडक रिवर आ रही है, और यहीं से आपका ये उत्तर प्रदेश और बिहार को बॉर्डर बनाते हुए गंगा में आकर मिलती है, जिसका नाम है घाघरा, जिसका नाम है घाघरा। तो वो सारण के पास चिरांद जो बताया उसके करीब से होकर घाघरा, गंडक जो है, सॉरी घाघरा जो है गंगा में आकर मिलते हैं। फिर देखते हैं चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में भी देखते हैं। ये 4,000 से लेकर 3,000 BC तक है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस युग में पत्थर के साथ साथ तांबा का भी प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसको चैल्कोलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। ये आपको सोनपुर आपको सारण में मिलता है, ध्यान रखिएगा, वैशाली मत बोलिएगा। सारण ताराडीह है, ताराडीह है तो ये गया से, मनेर तो पटना से, सेनुआर रोहतास से। तो आप समझ गए हो कि ये स्थल हमारे लिए बहुत काम का है। ये मैच करने के, कभी कभी तो डायरेक्ट ही पूछ देता है कि बताइए सोनपुर कहाँ है या चिरांद कहाँ है, इस तरह से। फिर अगला हम लोग पीरियड बांटते हैं कि कौन सा पीरियड है, तो कांस्य युग का है। ये कांस्य युग 3,000 से लेकर 2,000 BC का है। तो कहेंगे इसमें कॉपर और टीन का प्रयोग होता था, तब जाके कांसा मिश्र धातु बनता है। तो कहेंगे कि सर इसका एग्जाम्पल कुछ है, इसका एग्जाम्पल कुछ है, तो हड़प्पा सभ्यता। ज्यादातर कार्बन 14 पद्धति को अगर मानते हैं तो लगभग 2350 से 1750 BC तक, 1750 BC तक हड़प्पा काल को माना जाता है। लेकिन इससे पहले भी इसका एग्जिस्टेंस था, लेकिन ये कार्बन 14 विधि के माध्यम से जो डेट निकाला गया उसके बारे में बताया। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। फिर कहेंगे कि सर इसका प्रमाण कहाँ से मिला, इसका प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कहेंगे कि सर खेतरी नाम का स्थान है वो राजस्थान में, जो हड़प्पा काल से निकलते आ रहा है और अभी भी वहां से तांबा का उत्सर्जन होता है, या कह सकते निष्कर्षण होता है। फिर लौ युग आते, लौ युग 2000 से लेकर 1000 BC में सबसे पहले इसका इस्तेमाल देखा जाता है। इसमें ये बताया जाता है, पहले तो एक बात ये सुन लीजिए कि अभी का जो युग है, वर्तमान जो युग है, लौ युग का युग। वैसे तो अभी तो साइबर का दुनिया है, इंटरनेट का दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, लेकिन अगर धातु के हिसाब से देखा जाए तो लौ युग ही अभी चल रहा है। फिर कहेंगे कि 2000 से लेकर के 1000 BC तक ये है। इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपके साथ जोड़ दिया है कि 2022 का ये न्यूज है कि कार्बन 14 मेथड के हिसाब से, कार्बन 14 पद्धति के हिसाब से लगभग 42 साल पहले तमिलनाडु में लोहा का प्रयोग हुआ था। ये 2022 का न्यूज है, तो हम आपके साथ शेयर करना चाहें। लेकिन इसके अतिरिक्त हम आपको एक चीज बताते हैं, कि भारत में सबसे पहले उत्तर भारत में जो लोहा की खोज हुई है, जो किताबों में लिखा रहता है, उसके बारे में हम बताते हैं आपको।
जैसे आप लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल आप इतिहास में पढ़े होंगे। उत्तर वैदिक काल ये आपको 1000 से लेकर के 600 बीसी के आसपास ये दिखाई पड़ता है, इसको लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के अंतरंजी खेड़ा नाम का एक स्थान है, वहां से साक्ष्य मिलता है कि 1000 के आसपास लोहा का खोज हुआ था, लोहा का खोज हुआ था। और इस लोहा के खोज के कारण इतिहास में समझिए ना कि दूसरी बार शहरीकरण को प्रमोशन मिला था। अर्थात हम बात कर रहे हैं महाजनपद काल का, अर्थात हम बात कर रहे हैं महाजनपद काल का, 6ठी शताब्दी ईस्वी का हम बात कर रहे हैं, बीसी का हम बात कर रहे हैं, 6ठी शताब्दी, जिसमें कई शहर थे, जैसे राजगीर है, कौशल है, मगध में आप पाटलिपुत्र को देख सकते हैं, लिच्छवी को देख सकते हैं, कई शहर थे। तो वो कहीं ना कहीं जो बदलाव आया था कृषि में, वो लोहा के उपयोग के कारण हुआ, ताकि बढ़िया बढ़िया मतलब कह सकते औजार बना और गहरी जुताई हो पाई और उत्पादन बढ़ा, और कह सकते हैं कि राजतंत्र का कॉन्सेप्ट पहली बार निकल के आया भारत में। तो देख लेते हैं, वो तो भारतीय इतिहास का हिस्सा है। तो हम अभी विशेष रूप से हम अभी बात कर रहे हैं बिहार के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐतिहासिक काल के बारे में आप बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ऐतिहासिक काल जो है, ऐतिहासिक काल है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया, प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। ये सबका लिखित स्रोत है, ये सबका कैसा स्रोत है? लिखित स्रोत है, इसको पढ़ा जाता है। जैसे आप वेद को रख सकते हैं, बहुत सारा जो कह सकते हैं कि धार्मिक किताब है ना, बौद्धिक धार्मिक कह लेते हैं, धार्मिक जो पुस्तकें हैं, जैसे बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म का है, ये सारे जो मतलब कह सकते हैं कि किताबें हैं, वो लिखित साक्ष्य का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर पृथ्वी कितनी पुरानी है, तो कहेंगे 48 यानी 4.8 यानी 48 अरब वर्ष पूर्व की ये पृथ्वी है। मैंने एक्स्ट्रा उसको फैक्ट डाल दिया। और पृथ्वी पर कहीं जीवन सबसे पहले आदि मानव के रूप में स्टार्ट हुआ, तो कहेंगे कि सर, वो कहेंगे कि अफ्रीका में हुआ, आज से 56 लाख साल पहले हुआ। ये सबसे पहले जो मानव की उत्पत्ति के बारे में बढ़िया से बताते हैं, वो एक कह सकते हैं कि वैज्ञानिक है, हर्बर्ट स्पेंसर। ये इंग्लिश फिलोसफर है और वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। ये साइंस में हम लोग पढ़ते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने ही बताया था कि मानव की सबसे पहले उत्पत्ति जो हुई थी, नील नदी अफ्रीका में हुई थी। तो चलते हैं दोस्तों, अब ऐतिहासिक रोज जानने के हम लोग स्रोत के ऊपर बात कर लेते हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब ऐतिहासिक इतिहास को हम कैसे जानेंगे, तो कहेंगे इसका 2 स्रोत है। एक का नाम है पुरातात्विक स्रोत, एक का नाम है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब पुरातात्विक स्रोत का मतलब देखिएगा कि जिसकी उत्पत्ति धरती के या पृथ्वी के गर्भ से हुई है, और वो कुछ ना कुछ हम लोग को जानकारी इकट्ठा कराती है। जैसे अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेखों का जनक कौन है, ये सब बताते हैं आपको। अभिलेख का मतलब वो हुआ कि कठोर सतह पर कुछ लिखा हुआ मिला है, जिससे इतिहास निर्माण में जानकारी महत्वपूर्ण हो जाती है। अभिलेख का जनक अशोक को कहा जाता है। उन्होंने भारत में सबसे पहले अभिलेखों का कह सकते हैं कि आविष्कार किया, शुरुआत किया। इसी प्रकार से पृथ्वी के गर्भ से सिक्का निकलता है। जैसे पंचमार्क सिक्का था, वो सबसे पुराना कह सकते हैं कि भारत का सिक्का है, पंचमार्क सिक्का है। इसके स्टडी को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। किसका? सिक्का का स्टडी कहलाता है। वो डिटेल में हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। कहेंगे पुरातात्विक स्रोत में मूर्तियां हैं, जैसे यक्षनी की मूर्ति दीदारगंज से अपना पटना से मिला है, और भी कई मूर्तियां हैं जो कि मिली है, जैसे गांधार है,
कह सकते हैं कि मथुरा है, लेकिन बिहार के रिस्पेक्ट में आप देखें तो दीदारगंज वाला बेहतर एग्जाम्पल इतिहास के लिए होता है। फिर कहेंगे स्मारक, बहुत सारा स्मारक हमारे यहाँ मिला है, जैसे कुम्हरार नाम का स्थान है राजेंद्र नगर पटना, तो वहां पे मिला है चंद्रगुप्त मौर्य का 80 पिलर लकड़ी का बना हुआ है, 80 पिलर का एक महल मिला है, जो स्मारक या उसके राजप्रसाद के रूप में उसको हम कह सकते दर्शा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत भी हो सकते हैं। साहित्यिक स्रोत का मतलब वो कुछ न कुछ लिखित फॉर्म में है। तो जैसे जैसे हम देखते हैं यहाँ भारतीय इतिहास है और दूसरा भारतीय साहित्य है, तो दूसरा विदेशी साहित्य है। हम थोड़ा ऊपर करके आपको बताते हैं बढ़िया से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य, हाँ, तो इसमें भारतीय साहित्य में हम लोग देख रहे हैं कि इसको भी कई वर्गों में बांटा है। जैसे ब्राह्मण साहित्य, जैसे ब्राह्मण साहित्य का मतलब पौराणिक हिंदू धर्म, आप समझ लीजिए। दूसरा है कि उसी के उपरांत माने कुछ 6ठी शताब्दी आसपास में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, तो उससे जुड़े किताब भी कहीं न कहीं बिहार के बारे में जानकारी अवेलेबल कराता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। जैसे ब्राह्मण साहित्य में आप वेद को रख लीजिए, आरण्यक को रख लेंगे, आरण्यक को रख लेंगे, फिर कह सकते हैं कि महाभारत को आप रख लीजिएगा। आप ब्राह्मण साहित्य में और वेदांग को रख लीजिए, वेदांग को रख लीजिए, कई 18 पुराण है उसको रख सकते हैं। ये सब ब्राह्मण साहित्य का मतलब आप पौराणिक हिंदू धर्म से लगाएंगे। बौद्ध साहित्य में आप महावंश को रख सकते हैं, महावंश को रख सकते हैं, दीप वंश को रख सकते हैं, दीप वंश को रख सकते हैं, अंगूतर निकाय को रख सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये अंगूतर निकाय, इससे 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद की, और उसमें से सबसे प्रमुख कौन था? तो मगध था। सबसे प्रमुख कौन था? सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध था। जैन साहित्य में आप जैन साहित्य में कई किताब है, जैसे एक मैं बता देता हूँ, परिशिष्ट वर्मन, परिशिष्ट वर्मन नाम का एक किताब है, उसको आप रख सकते हैं। भगवती सूत्र को आप रख सकते हैं, इसमें भगवती सूत्र को रख सकते हैं आप, इसको कल्प सूत्र को रख सकते हैं, कल्प सूत्र को। ये मैं आपको बता दिया कि इतिहास जानने के ये सारे स्रोत होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं विदेशी साहित्य के बारे में। यूनानी नहीं लिखा हुआ है, ये हमारे टेक्निकल टीम से मिस्टेक हो गई है, तो यूनानी लिखा हुआ है, यूनानी लिखा हुआ, और चीनी और भी था, जैसे अरबी भी थी। तो यूनानी में आप मुख्य रूप से बिहार के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो मेगास्थनीज के बारे में पढ़ेंगे, मेगास्थनीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फिर डायमेकस के विषय में पढ़ाई करेंगे आप, वो अब मैं आगे जैसे ही पढ़ाऊंगा तो ये सब के बारे में आएगा। फिर चीनी यात्री, चीनी यात्री भी हमारा कहीं ना कहीं संबंध रखता है गुप्त काल से, जिसका नाम है फाहियान, फाहियान। और फिर हर्षवर्धन के काल में आप देखेंगे तो हेनसोंग है, हेनसोंग है, हेनसोंग भी चीनी यात्री है। तो इसको कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में, ये पूछता है कि किसके शासनकाल में कौन है। और भी है, और भी है, मैं आपको ढेर सारा लिख करके नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें प्रोवाइड कराऊंगा। अभी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बिहार के इतिहास को जानने के कितने स्रोत हैं, तो मुख्य रूप से 2 हैं। एक का नाम है धार्मिक स्रोत, सॉरी साहित्यिक स्रोत इंडियन वाला, एक विदेशी साहित्य। फिर कहेंगे कि सर धार्मिक स्रोत में क्या है, तो जो भी धर्म से रिलेटेड है, जो बिहार के बारे में जानकारी देता है, जैसे पौराणिक हिंदू धर्म में आ जाए ब्राह्मण साहित्य, फिर बौद्ध साहित्य, फिर जैन साहित्य। फिर विदेशी साहित्य में यूनानी को रख सकते हैं आप, चीनी को रख सकते हैं। देखते हैं और आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं। देखिएगा और देखिएगा प्राचीन बिहार में शासन कैसे कैसे चला, जिसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मगध में सबसे पहले वंश की स्थापना पूरे भारत में हुआ। पूरे प्राचीन काल में सबसे पहले कई वंश की स्थापना हुई, उसका साक्ष्य मिलता है, उसका साक्ष्य कहीं मिलता है तो अपना बिहार में मगध से मिलता है। तो सवाल है कि 6ठी शताब्दी के आसपास 16 महाजनपद बना था। महाजनपद का मतलब राज्य से आप समझ लीजिए
कि 16 महाजनपद मिला था, जिसका जानकारी अंगुत्तर निकाय में जानकारी मिलती है। तो कहेंगे कि इतना शक्तिशाली क्या था, 15 को ये हरा कैसे दिया, या कह सकते हो उसको पीछे कैसे छोड़ दिया। तो उसके कुछ कारण हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पहला कि ये इसका लोकेशन बड़ा स्ट्रेटेजिक था, लोकेशन या अवस्थिति का लीजिए, अवस्थिति का लीजिए। जैसे जैसे मगध जो था पटना में ऐसे का लीजिए, गंगा, सोन तथा पुनपुन के मुहाने पर बसा हुआ था, तो एक समतल मैदान था, एक सुरक्षित जगह था। इसके बाद कह सकते हैं कि झारखंड वाला इलाका से कहीं ना कहीं लोहा मिल जाता था, आयरन की प्राप्ति हो जाती थी, तो बढ़िया बढ़िया हथियार बना लिया जाता था उससे। फिर कह सकते हैं गहरी जुताई करके उत्पादन बढ़ा लिया जाता था, उत्पादन बढ़ाकर कर लिया जाता, तो कहीं ना कहीं मगध को इससे हेल्प मिलता था। और कहेंगे कि इसका शासक भी था, इसका शासक भी जबरदस्त वाला था। जैसे जैसे हम आपको पढ़ाएंगे हर्यक वंश में बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उदयन है, शिशुनाग वंश में कालाशोक, शिशुनाग और कालाशोक, नंद वंश है, घानानंद है, महापद्म नंद है, मौर्य वंश जो सबसे ज्यादा मगध को ऊपर ले गया। उसके बाद गुप्त वंश है। कहने का क्या अर्थ है, कहने का मतलब शासक के अच्छे थे, हमारे जगह अच्छे थे, हमारा हथियार मिल जाता था, उसके लिए लोहा मिल जाता था झारखंड से, उड़ीसा वाला पोर्शन से हमको घोड़ा, हाथी ये सारे मिल जाते थे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से मगध की उत्थान थोड़ा ज्यादा हुई। तो देख लेते हैं कि बिहार में कौन कौन से वंश रहे हैं। तो सबसे पहला वंश का नाम है बृहद वंश, यहाँ पर बृहद्रथ वंश नाम है। इसका उतना उल्लेख किताबों में और वीडियो में टीचर नहीं करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा सवाल नहीं आते, तो हम भी इसको संक्षिप्त में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे हर्यक वंश, फिर अगला जो है शिशुनाग वंश, फिर अगला जो है नंद वंश, फिर अगला जो वंश आएगा मौर्य वंश, फिर अगला जो वंश आएगा शुंग वंश आएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे, शुंग वंश के बाद हम लोग देखेंगे सातवाहन वंश, सातवाहन वंश हम लोग देखेंगे। सातवाहन वंश के बाद हम लोग कुषाण देख लेंगे, फिर गुप्त वंश देख लेंगे, और भी है, पाल वंश भी है, और भी वंश से इसका रिलेशन है, लेकिन ये मैंने आपको प्रमुख बता दिया। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले बृहद्रथ वंश है, इसके बाद हर्यक वंश है, इसके बाद हर्यक वंश है, इसके बाद शिशुनाग वंश है। मैं आपको सब पढ़ाऊंगा एक एक करके, आप टेंशन ना लेंगे। शिशुनाग वंश है, इसके बाद नंद वंश है, नंद वंश है, इसके बाद नंद वंश को चंद्रगुप्त मौर्य ने समाप्त किया था, यानी कि मौर्य वंश है। मौर्य के बाद शुंग वंश है, शुंग के वंश के बाद सातवाहन, हालांकि सातवाहन का साउथ से ज्यादा संबंध है, सातवाहन है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कुषाण वंश है, इसका पाकिस्तान और पाटलिपुत्र दोनों से इसका संबंध रहा है। कुषाण के बाद हम लोग गुप्त, जो कि मगध से मतलब संपूर्ण रूप से ये जुड़ा रहा है। तो ये कुछ प्रमुख वंश है बिहार के, उसमें से हम लोग सबसे पहला वंश चालू करते हैं बृहद्रथ वंश। तो दोस्तों इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। तो कहेंगे कि हम लोग इसके संस्थापक चेदीराज वसु को मिलता है, महाभारत में ऐसा लिखा हुआ है। इसका पुत्र, सॉरी मैं आपको आगे बता देता हूँ। हाँ, तो संस्थापक हम लोग देख रहे थे, हाँ देखिएगा कि जो उसका पुत्र था चेदीराज वसु का, वो इसका पुत्र था बृहद्रथ, इसका पुत्र था जरासंध। ये प्रतापी शासक था, बिहार का कह सकते मगध का प्रतापी शासक था। कई राज्यों को इन्होंने जीता था, जैसे कौशल को है, अंग को है, बहुत सारे को जीता था ये। और ये इसकी जो हत्या की है भीम के द्वारा, वही भीम जो महाभारत में आप पढ़ते हैं। तो उसके बाद इसकी हत्या करने के बाद जो अंतिम शासक था बृहद्रथ वंश का वो रिपुंजय है। रिपुंजय की जो हत्या है वो पुलिक के द्वारा कर दी जाती है। पुलिक एक नाम का व्यक्ति है, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद ये अपना बेटा यानी अपने पुत्र को गद्दी पर सौंप देता है।
अपने पुत्र को गद्दी पर ले आता है, ये अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा देता है और इसकी हत्या, इस बच्चा की हत्या, इस बालक की हत्या, ये बालक रहता है, इसकी हत्या भटिये नाम के व्यक्ति कर देता है, भटिये नाम का व्यक्ति कर देता है। तो ये भी वही काम करता है कि भटिया अपने नहीं बैठता, अपने पुत्र को बैठाता है, जिसका नाम बिम्बिसार है, जिसका नाम बिम्बिसार है। और यहाँ रियल रूप से शासन होना बिहार में चालू होता है। ये महाभारत, दीपवंश, महावंश में ऐसा लिखा हुआ है। तो अगले वीडियो से हम लोग बात करेंगे रियल डायनेस्टी जो बिहार से संबंधित है, हर्यक वंश के बारे में। उसके बाद मैं आपको एक एक करके डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप हमारे लेक्चर को देखते रहे, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों।